हेलो, नमस्कार, जय हिंद। मेरे प्यारे भावी फौजियों, आप सभी को वंदे मातरम। मेजर कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। क्रांतिकारी इस्तकबाल। सामान हिफाजत का बदन के लिए रखो, सर पर कोई कपड़ा कफन के लिए रखो। न जाने कब देश को जरूरत पड़ जाए मेरे दोस्तों। कुछ खून के कतरे वतन के लिए रखो, कुछ खून के कतरे इस वतन के लिए रखो, इस भारत माँ के लिए रखो। तो आज अपन उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जीके जीएस की सीरीज में 30 क्वेश्चन 30 मिनट की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। और आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। आप सभी अधिक से अधिक संख्या में इस सेशन को शेयर करें और प्रत्येक क्वेश्चन को ये आपके टेस्ट के रूप में आपके सामने है। प्रत्येक क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर देने का अधिक से अधिक प्रयास करें, जिससे आप लिखोगे उतना ज्यादा ही आपको याद होगा। तो चलो दिल चलता हूं मैं आपको आज इस सीरीज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज का अपना जो पहला क्वेश्चन है वो है, राष्ट्रपति को समाधान की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है? अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 72। राष्ट्रपति को समाधान की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो अपना जो राइट आंसर होगा वो होगा अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को समाधान की शक्ति दी गई है। बात करें अनुच्छेद 51, तो अनुच्छेद 51 के तहत अंतरराष्ट्रीय शांति का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 51 के तहत है। अनुच्छेद 52 के तहत करें तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी राष्ट्रपति पद का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 52 में है। अनुच्छेद 52 में एक लाइन लिखी गई है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 63 की बात करें तो भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, यानी उपराष्ट्रपति पद का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 63 के अंदर किया गया है। और 1972 में राष्ट्रपति की समाधान शक्ति। यदि बात करूं मैं अनुच्छेद 51 क की, अनुच्छेद 51 क, तो उसके अंदर मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। 51 के अंदर नीति निर्देशक तत्व का सबसे अंतिम अनुच्छेद है जिसमें अंतरराष्ट्रीय शांति की बात है, और अनुच्छेद 51 क के अंदर मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन भी संविधान से रिलेटिव है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन किस भाग में किया गया है? तो संविधान के कुल 22 भाग है, जिनमें प्रत्येक भाग में अलग अलग का वर्णन किया गया है। अपना क्वेश्चन है कि मूल अधिकारों का वर्णन किस भाग में किया गया है? भाग 3, भाग 2, भाग 4 या भाग 7 के अंदर किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा भाग 3 के अंदर। संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों का वर्णन है। भाग 2 की मैं बात करूं तो भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। भाग 4 की मैं बात करूं, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 के अंदर राज्य के नीति निर्देशक जो तत्वों का उल्लेख है वो भाग 4 के अंदर है, नीति निर्देशक तत्व। और भाग 7 संविधान से वर्तमान में हटा दिया गया है। और मैं बात करूं भाग 4 क की, भाग 4 क की मैं बात करूं तो भाग 4 क के अंदर मूल कर्तव्य बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और हमेशा कंफ्यूज होते हैं। भाग 2 में नागरिकता है, भाग 3 में मूल अधिकार है, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है, और 4 क के अंदर मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। तो आप सभी मुझे ये कमेंट करके बताएं कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है, कुल कितने अनुच्छेद है, कुल कितने भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है और कुल कितनी अनुसूचियां हैं।
वर्तमान में कुल कितने अनुच्छेद है, कुल कितने भाग है और कुल कितनी अनुसूचियां हैं, यह आप सभी कमेंट बॉक्स करके कमेंट के अंदर कमेंट करके बताएं कि कुल अनुच्छेद, कुल भाग और कुल अनुसूचियां कितनी हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? राष्ट्रीय आय की गणना योजना आयोग, वित्त आयोग, केंद्रीय सांख्यिकी आयोग या इनमें से कोई नहीं। जो राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो राष्ट्रीय आय की गणना करता है केंद्रीय सांख्यिकी आयोग। केंद्रीय सांख्यिकी आयोग भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करता है। बात करूं योजना आयोग, तो योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। 15 मार्च 1950 को हुई थी। वर्तमान में योजना आयोग की जगह नीति आयोग ने ले ली है और नीति आयोग से रिलेटिव एग्जाम में खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वर्तमान में जो पहले योजना आयोग था उसकी जगह अब नीति आयोग बन चुका है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई। 1 जनवरी 2015 को ही नीति आयोग की स्थापना। दूसरी बात करूं मैं नीति आयोग की, तो नीति आयोग एक प्रकार का सहकारी संघवाद है, यानी इसके अंदर नीचे से ऊपर की ओर सिद्धांत, ये एक प्रकार का सरकार का थिंक टैंक है। यानी यहाँ पर सरकार कुछ भी जो नीतियां बनाती है, केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार के मुख्यमंत्रियों का भी इसके अंदर प्रतिनिधित्व रहता है। जो कानून प्रक्रिया बनती है उसमें एक प्रकार का विचार विमर्श का स्थल है, थिंक टैंक है। और इसका जो अध्यक्ष होता है वो हमेशा ही प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होता है और उपाध्यक्ष और इनके सीईओ है जो बदलते रहते हैं। वर्तमान में इनके जो उपाध्यक्ष है वो सुमन बेरी है। वर्तमान में उपाध्यक्ष की बात करूं मैं नीति आयोग के, तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी है। और सीईओ की बात करूं तो वी.आर. सुब्रमण्यम वर्तमान में इसके सीईओ है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करंट है, हमेशा चेंज होते रहते हैं। और अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री है। इनकी स्थापना 1 जनवरी 2015, जो पहले जहां पर योजना आयोग काम करता था वह अब नीति आयोग काम करता है। बात करूं मैं वित्त आयोग की, तो वित्त आयोग एक प्रकार का संवैधानिक निकाय है और इसका उल्लेख अनुच्छेद 280 के अंदर मिलता है। वित्त आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 280 के अंदर है। और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करता है। अगला क्वेश्चन है, 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है भारत पाकिस्तान को, भारत चीन को, भारत बांग्लादेश को या इनमें से कोई नहीं। 3 बीघा कॉरिडोर चर्चा में भी रहा था 2015 के अंदर। 3 बीघा जो कॉरिडोर है 2015 के अंदर 100वां संविधान संशोधन हुआ था। 100वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो 3 बीघा कॉरिडोर से है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 100वां संविधान संशोधन 3 बीघा कॉरिडोर से संबंधित है। और 3 बीघा कॉरिडोर का जो लेन देन हुआ था वो भारत और बांग्लादेश के मध्य हुआ था। भारत और बांग्लादेश। मैं बात करूं भारत पाकिस्तान के मध्य कौन सी रेखा है? तो रेड क्लिफ। भारत पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिफ रेखा। और भारत चीन के मध्य रेखा की बात करें, भारत चीन के मध्य मैकमोहन रेखा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखने हैं आपको। भारत चीन के मध्य यदि रेखा की बात करूं तो मैकमोहन, भारत पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिफ रेखा। 3 बीघा कॉरिडोर भारत और बांग्लादेश के मध्य संबंधित है। 100वां संविधान 2015 के तहत 3 बीघा कॉरिडोर का जो लेन देन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? रिकॉर्ड, फाइल, बिट, बाइट। ये जब भी क्वेश्चन आता है तो ये दो तो लगभग हर कोई काट देता है। कंफ्यूजिंग यहां रहती है, बिट है या बाइट है। तो आज से आपको कंफर्म पक्का याद कर लेना है। छोटी की बात हो रही है, बिट और बाइट में छोटा शब्द कौन सा है? बिट है। तो इसका राइट आंसर भी बिट होगा। यानी कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई बिट है। एक बाइट के अंदर 8 बिट होते हैं। 1 बाइट के अंदर 8 बिट होते हैं। यानी 8 बिट जब मिलते हैं तब 1 बाइट का निर्माण करते हैं। इसलिए कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई बिट है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया विंस फ्रीडम।
इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी, मौलाना आजाद, पंडित नेहरू, जयप्रकाश नारायण। इंडिया विंस फ्रीडम, तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना आजाद। महात्मा गांधी की एक बहुत फेमस पुस्तक है जिसका नाम है हिंद स्वराज। महात्मा गांधी की प्रसिद्ध पुस्तक है हिंद स्वराज। इसके अलावा भी कई किताबें हैं। पंडित नेहरू की बात करूं तो भारत की खोज, जिसको कहते हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू है। हिंद स्वराज के महात्मा गांधी है। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक मौलाना आजाद है। एक लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जिसके लेखक नेल्सन मंडेला है। मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 1 मई, 6 मई, 9 मई, 8 मई, यानी श्रमिक डे या मजदूर दिवस, लेबर डे कब मनाया जाता है? तो 1 मई। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है? दर्रे से संबंधित क्वेश्चन आर्मी के पेपर में बहुत बार देखा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि निम्न में से अरुणाचल प्रदेश के अंदर, अरुणाचल प्रदेश राज्य के अंदर कौन सा दर्रा स्थित है? रोहतांग, बोमडिल्ला, नाथुला, चिपकिला। यदि मैं बात करूं रोहतांग की, तो रोहतांग हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। नाथुला आर्मी के एग्जाम में पूछा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाथुला जो दर्रा है वो सिक्किम राज्य के अंदर स्थित है। चिपकिला की बात करूं तो चिपकिला भी हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। और बोमडिल्ला दर्रा है वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। 8वें क्वेश्चन का अपना जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, बोमडिल्ला दर्रा। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय किस स्थान पर है? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, बात करें अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, IMF की स्थापना 1944 के अंदर हुई। तब एक सम्मेलन हुआ जिसको कहते हैं ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत 1944 के अंदर IMF के साथ साथ विश्व बैंक, WB, विश्व बैंक, दोनों की स्थापना एक साथ 1944 को ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुई। इसलिए विश्व बैंक तथा IMF को जुड़वा संस्था कहते हैं, यानी 1944 ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। अब इस क्वेश्चन अपना यह है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC, न्यूयॉर्क, पेरिस या जिनेवा? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा वाशिंगटन DC के अंदर है। न्यूयॉर्क में बात करूं तो UNO का हेडक्वार्टर, UNO का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है। पेरिस की बात करूं तो यूनेस्को का, जो यूनेस्को है उसका हेडक्वार्टर पेरिस के अंदर है। जिनेवा की बात करूं तो WTO यानी विश्व व्यापार संगठन तथा WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, इनका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा के अंदर स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है, जिनकी स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 के अंदर हुई। और UNO का मुख्यालय पूछे तो न्यूयॉर्क में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन कोरोना के कारण बहुत चर्चा में रहा। विश्व व्यापार संगठन अभी जब रूस और जब युद्ध चला रूस के मध्य, उस समय भी ये जो विश्व व्यापार संगठन है वो बहुत चर्चा में रहा। आयरलैंड की राजधानी क्या है? थिम्पू, डबलिन, सियोल, मनीला, यानी आयरलैंड की राजधानी। बात करूं थिम्पू तो थिम्पू भूटान की राजधानी है। भारत का पड़ोसी देश भूटान, जिसकी राजधानी थिम्पू है। सियोल की बात करूं तो सियोल दक्षिण कोरिया की राजधानी है। सियोल दक्षिण कोरिया की राजधानी है। मनीला की बात करूं तो मनीला फिलीपींस की राजधानी है। फिलीपींस की राजधानी पूछे तो मनीला है।
और आयरलैंड की राजधानी की बात करूं तो आयरलैंड की राजधानी डबलिन है। और इस मनीला के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसी मनीला के अंदर अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र जो स्थित है वो मनीला फिलीपींस के अंदर है, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन रहेगा, भारत के अंदर राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्रीय चावल अनुसंधान जो केंद्र है वो कहां पर स्थित है? ये कमेंट बॉक्स के अंदर आप कमेंट करके बताइए, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? अंतरराष्ट्रीय मनीला में है, राष्ट्रीय जो भारत के अंदर है वो कहां स्थित है? अगला क्वेश्चन है, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य की बात करें तो पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, गोवा या तमिलनाडु। पक्षी अभ्यारण्य की यदि बात करें तो इसका राइट आंसर वो होगा गोवा। पक्षी अभ्यारण्य गोवा में स्थित है। बंगाल का स्थायी बंदोबस्त किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने किया? यानी आधुनिक इतिहास के संदर्भ में बात करें तो ये गवर्नर जनरल या वायसराय से संबंधित उनका जो योगदान था उनसे रिलेटिव एग्जाम में, कई एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहां बात हो रही है स्थायी बंदोबस्त, यानी स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड मिंटो ने, लॉर्ड रिपन ने या वॉरेन हेस्टिंग्स ने? तो स्थायी बंदोबस्त की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त की प्रक्रिया का शुरुआत की थी। और यदि मैं बात करूं रेतवाड़ी प्रथा या रेतवाड़ी बंदोबस्त है, रेतवाड़ी बंदोबस्त किसने चलाया? तो रेतवाड़ी बंदोबस्त चलाया टॉमस मुनरो ने। टॉमस मुनरो, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, रेतवाड़ी टॉमस मुनरो ने, स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। और मैं बात करूं सहायक संधि, सहायक संधि का जनक किसे कहा जाता है? तो सहायक संधि वेलेजली ने। सहायक संधि वेलेजली ने, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है एग्जाम की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है, शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि विश्व में गणित की जो गाड़ी थी, जो गिनती की गाड़ी थी, वो रुक चुकी थी 1 से 9 तक, अगला अंक नहीं आ रहा था। शून्य का आविष्कार करके जिन्होंने इस जो एक गणितीय श्रृंखला की जो गाड़ी को गति प्रदान की वो कौन थे? शून्य सिद्धांत का प्रतिपादन यानी शून्य की खोज किसने की? तो शून्य की खोज की आर्यभट्ट ने। शून्य की खोज करने वाले आर्यभट्ट थे। चरक की बात करूं तो चरक को भारतीय चिकित्सा का जनक कहा जाता है। भारतीय चिकित्सा का जनक कहा जाता है। भारतीय चिकित्सा का जनक चरक को कहा जाता है। चाणक्य की बहुत फेमस पुस्तक है अर्थशास्त्र। चाणक्य की बहुत फेमस पुस्तक है अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र से ऐसे लग रहा है कि ये कोई इकोनॉमी से संबंधित होगी, जबकि ये राजनीति से संबंधित है। चाणक्य एक प्रकार के राजनीतिक थे और ये अर्थशास्त्र पुस्तक है वो राजनीति से संबंधित है। वराहमिहिर भी भारत के एक बहुत बड़े ज्योतिष थे। चरक भारतीय चिकित्सा का जनक है और शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की। आप बताओ, जो भारत का जो फर्स्ट कृत्रिम उपग्रह था आर्यभट्ट, कृत्रिम उपग्रह जिसका नाम था आर्यभट्ट, भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट कब लॉन्च किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट था, वो कब लॉन्च किया गया ये आपको कमेंट करके बताना है। आर्यभट्ट को कब लॉन्च किया गया, कब छोड़ा गया? निम्नलिखित में से किस दिन प्रवासी भारतीय दिवस? क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? ये 2-3 दिन पहले क्लास में भी आया था प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में। 9 जनवरी, 22 मार्च, 11 मई, 1 दिसंबर। यदि मैं बात करूं 1 दिसंबर, तो 1 दिसंबर को तो मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 11 मई की मैं बात करूं तो मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, यानी नेशनल टेक्नोलॉजी डे। राष्ट्रीय
प्रौद्योगिकी दिवस। मैं बात करूं 22 मार्च, तो 22 मार्च को मनाया जाता है जल दिवस। 22 मार्च को जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 22 मई को जैव विविधता दिवस और 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, क्योंकि 11 मई 1998 को भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ था। और प्रवासी भारतीय दिवस की बात करें तो 9 जनवरी को, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कहां लौटे? भारत लौटे। उसकी याद में 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एक एक फैक्ट काम के हैं सारे। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा हाल ही में, ये करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है, वैसे वो भी करंट अफेयर्स का ही था क्योंकि हाल ही में 9 जनवरी गई है, उससे रिलेटिव क्वेश्चन था। भारत सरकार द्वारा हाल ही में भारत पार्क किस देश में खोला जाएगा? यानी भारत से बाहर भारत पार्क की स्थापना की जाएगी। वो किस देश में की जाएगी? ईरान में, रूस में, संयुक्त अरब अमीरात में या इजराइल में? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात के अंदर भारत पार्क की स्थापना की जाएगी। तो ये थे अपने जीके के 15 क्वेश्चन। मैंने सारे इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने के प्रयास किया, एक एक क्वेश्चन के ऑप्शन का एनालिसिस करने का प्रयास किया, बेहतरीन से बेहतरीन एक प्रश्न के अंदर 5 प्रश्न बताने का प्रयास किया, जिससे आपको कम समय में बहुत कुछ मिल सके। ये मेरा हमेशा प्रयास रहता है। और आप सभी से निवेदन रहेगा कि सेशन को अधिक से अधिक, जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टा, फेसबुक या अन्य जितने भी ग्रुप है, या अन्य आर्मी की तैयारी करने वाले या अन्य एसएससी, जीडी, रेलवे की तैयारी करने वाले, उन विद्यार्थियों तक ये सेशन पहुंचाए, जैसे मेरा भी मोटिवेशन और हौसला हमेशा बना रहे। तो यहां से अपने जीके के 15 क्वेश्चन पूरे होते हैं। अब अपन साइंस के क्वेश्चन आगे लेते हैं। आज की क्लास का 16वां क्वेश्चन और साइंस का जो पहला क्वेश्चन है वो है, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, यकृत ग्रंथि या हाइपोथैलेमस ग्रंथि? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो होगा ए ऑप्शन, पीयूष ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि की बात करें तो पीयूष ग्रंथि। थायराइड की बात करूं तो सबसे बड़ी अंतःस्त्रावी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि सबसे बड़ी अंतःस्त्रावी ग्रंथि यदि पूछे तो थायराइड ग्रंथि है, सबसे बड़ी अंतःस्त्रावी ग्रंथि। और शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे, सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे तो वह है यकृत ग्रंथि। और हाइपोथैलेमस को कहा जाता है मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि। मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि तो हाइपोथैलेमस को। क्यों? क्योंकि पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है मास्टर ग्रंथि, सबसे छोटी है, लेकिन पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है मास्टर ग्रंथि क्योंकि पीयूष ग्रंथि शरीर की अन्य सारी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है और पीयूष ग्रंथि को हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है, इसलिए इसको कहते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि पूछे तो पीयूष, मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि पूछे तो हाइपोथैलेमस होगा, सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे तो यकृत होगी और सबसे बड़ी अंतःस्त्रावी ग्रंथि पूछे तो थायराइड होगी। थायराइड का दूसरा नाम है आउटू, थायराइड को आउटू भी कहते हैं, थायराइड या आउटू कहा जाता है जिसको। मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है? मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है? 206, 739, 32 या 300? यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है, तो होती है ऑप्शन नंबर बी 739। मानव में मांसपेशियों की संख्या 739 है। 206 की बात करें तो मानव में कुल हड्डियों की संख्या, मानव में कुल यदि हड्डियों की संख्या पूछे तो 206 होती है। और 32 की बात करें तो मानव में 32 तो क्या होते हैं? दांतों की संख्या कुल 32 होती है। 300 की बात करें,
1 साल से जो छोटा बच्चा होता है जिसको शिशु कहते हैं, शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग 300 होती है। जैसे जैसे वयस्क होते हैं 18 वर्ष की उम्र में हड्डियों की संख्या 206 हो जाती है। शिशु में हड्डियों की संख्या की बात करें तो 300 होती है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है बड़े की बजाय छोटे बच्चों में हड्डियों की संख्या होती है ज्यादा, कम, बराबर या इनमें से कोई नहीं। तो वयस्क की बजाय छोटे बच्चे में हड्डियों की संख्या अधिक होती है, लगभग 300 होती है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में गुणसूत्र की कुल संख्या कितनी है? मानव शरीर में कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 46, 23, 21 या 44? गुणसूत्रों की कुल संख्या की बात करें 23 तो जोड़ी होते हैं, 23 जोड़ी, और 23 गुणा यदि 2 करेंगे तो क्या आएगा? 46 आएगा। 23 जोड़ी पाए जाते हैं, लेकिन गुणसूत्रों की संख्या पूछे तो क्या होगा? जोड़ी पूछे तो 23 और कुल पूछे तो 46 गुणसूत्र होते हैं, और वो होते हैं 44 प्लस 2। 44 तो समान होते हैं नर और नारी में, 2 अलग होते हैं। 44 प्लस 2 ये इनको बोलते हैं लैंगिक गुणसूत्र और इनको बोलते हैं कायिक गुणसूत्र। कायिक गुणसूत्रों की संख्या पूछे तो 44। कायिक गुणसूत्र जो होते हैं वो 44 होते हैं, और लैंगिक गुणसूत्र होते हैं वो लैंगिक गुणसूत्र 2 होते हैं। जो यदि हमेशा मादा के अंदर XX होता है, मादा होती है उसके अंदर हमेशा XX होता है, और जो नर होता है उसके अंदर X और Y होता है। और जब X और नर, जब X का X से मिलन होता है तो लड़की का जन्म होता है, और XY का जब मिलन होता है तो पैदा होने वाली संतान लड़का होता है। तो याद रखना है मादा के अंदर XX होता है, पुरुष में XY होता है। और कभी कभी क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है कायिक गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? तो अपन ने पढ़ लिया कुल गुणसूत्र तो 46 याद कर दिया, लेकिन कायिक पूछे तो 44 है, लैंगिक पूछे तो 2 है, कुल पूछे तो 46 है, जोड़ी पूछे तो 21 है। अगला क्वेश्चन है कीड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? कीड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी, एंटोमोलॉजी, हेमेटोलॉजी या सेरिकल्चर? अध्ययन से रिलेटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑन्कोलॉजी, एंटोमोलॉजी, हेमेटोलॉजी या सेरिकल्चर? सेरिकल्चर की मैं बात करूं तो सेरिकल्चर तो कहते हैं रेशम कीट पालन। रेशम कीट जो पालन है वो सेरिकल्चर कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, रेशम कीट पालन सेरिकल्चर कहलाता है। हेमेटोलॉजी की मैं बात करूं तो हेमेटोलॉजी है वो रक्त का अध्ययन। रक्त का जो अध्ययन है वो हेमेटोलॉजी कहलाता है। ऑन्कोलॉजी की बात करूं मैं तो कैंसर का अध्ययन, जो कैंसर होता है रोग, कैंसर का अध्ययन है वो ऑन्कोलॉजी कहलाता है। और कीड़ों के अध्ययन की बात करूं तो एंटोमोलॉजी, कीड़ों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आघूर्ण बल की एसआई इकाई क्या है? बल की नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है आघूर्ण बल की एसआई इकाई क्या है? न्यूटन, या आर्मी के अंदर एजीटी मैंने क्वेश्चन उठाया हुआ आया हुआ है पेपर में। न्यूटन, न्यूटन मीटर, मीटर प्रति सेकंड या ओम। यानी यहां क्वेश्चन बल का नहीं है, यह है आघूर्ण बल। तो आघूर्ण बल का जो मात्रक है, जो इकाई है वो है न्यूटन मीटर। न्यूटन की बात करूं तो बल की जो इकाई है वो है न्यूटन, बल की इकाई न्यूटन है। मीटर प्रति सेकंड की मैं बात करूं तो ये इकाई है गति या चाल की, गति या चाल की इकाई है मीटर प्रति सेकंड। ओम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओम है प्रतिरोध का मात्रक। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। यह प्रतिरोध की इकाई है, ओम प्रतिरोध की इकाई है, न्यूटन बल की है, मीटर प्रति सेकंड गति या चाल की है, आघूर्ण बल की है जो इकाई वो न्यूटन मीटर है। अगला क्वेश्चन है हमारी हड्डियों और दांतों का मुख्य संगठन क्या है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम मैग्नीशियम, कैल्शियम नाइट्रेट या कैल्शियम फॉस्फेट? यानी हमारी हड्डियों और दांत किन से मिलकर बने हुए होते हैं? तो वो यौगिक होता है कैल्शियम फॉस्फेट।
हड्डियों और दांतों का निर्माण कैल्शियम फॉस्फेट होता है। शरीर का सबसे कठोर भाग जो दांतों की परत होती है, शरीर का सबसे कठोर भाग, शरीर का सबसे कठोर भाग या कठोर पदार्थ जिससे दांतों की परत बनी हुई होती है, दांतों की परत का निर्माण होता है, जो शरीर का सबसे कठोर भाग है वो क्या है, उसे क्या कहते हैं, यानी दांतों की परत किन से बनी हुई होती है जो शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। ये कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके आपको बताना है कि दांतों की परत किन से बनी हुई होती है जो शरीर का सबसे कठोर भाग है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट जाने वाला है। निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस विटामिन के अंदर कोबाल्ट धातु पाई जाती है? विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन B12 या विटामिन सी? कोबाल्ट धातु कौन से विटामिन में पाई जाती है? तो वो पाई जाती है विटामिन B12। कोबाल्ट धातु विटामिन B12 के अंदर पाई जाती है। विटामिन ए की बात करूं, कमी से रोग होता है रतौंधी, जिसका रासायनिक नाम है रेटिनोल। और विटामिन ए और जो मुख्य रूप से गाजर में यानी आंखों की रोशनी बढ़ाने में ये सहायक है, यानी इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है जिसको नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, जिसके कारण रात को दिखाई नहीं देता है। ये गाजर में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन के का काम है रक्त का थक्का बनाना। विटामिन के सहायक है रक्त का थक्का बनाना, जिसको कहते हैं रक्त स्कंदन। रक्त स्कंदन में सहायक कौन है, यदि क्वेश्चन आ जाए या रक्त का थक्का बनाने में सहायक कौन है, तो विटामिन के है। कोबाल्ट धातु विटामिन 12 में पाया जाता है। विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी आंवले में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। आंवला इसका प्रमुख स्रोत है। आंवले में प्रचुर मात्रा में, आंवला में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है विटामिन सी। और गाजर में प्रचुर मात्रा में यदि मैं बात करूं तो विटामिन ए पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? त्वचा की कोशिका, तंत्रिका तंत्र की कोशिका, शुक्राणु की कोशिका या अंडाणु की कोशिका? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका तो त्वचा की कोशिका। यदि मैं बात करूं त्वचा की, कोशिका की नहीं, त्वचा की बात करूं, शरीर का सबसे बड़ा अंग, शरीर का सबसे बड़ा यदि अंग पूछे, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि तो यकृत है, लेकिन शरीर का सबसे बड़ा अंग यदि पूछे तो उसका नाम त्वचा है। और शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, तंत्रिका तंत्र। शुक्राणु की कोशिका करूं तो शरीर की सबसे छोटी कोशिका, शरीर की सबसे छोटी कोशिका पूछे, सबसे छोटी कोशिका वो है शुक्राणु। और शरीर की सबसे बड़ी कोशिका पूछे, सबसे बड़ी कोशिका तो वो है अंडाणु। अंडाणु मादाओं द्वारा निषेचित किया जाता है, जबकि शुक्राणु नर द्वारा किया जाता है। और वर्तमान में नर और मादा में बड़ा कौन है इस मॉडर्न जमाने में? तो मादा भाई भारी पड़ रही है। इसका मतलब बड़ी कोशिका अंडाणु है और छोटी कोशिका शुक्राणु की है। लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की है। तो शरीर का सबसे बड़ा अंग है वो त्वचा है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से गेंगा रोग होता है? गेंगा रोग को ही गलघंट कहते हैं, गेंगे को गलघंट कहते हैं, गेंगे को गोइटर कहते हैं। गेंगा, गलघंट या गोइटर ये एक ही बात है। किस तत्व की कमी से गलघंट रोग, गेंगा रोग या गोइटर रोग हो जाता है? पारा, कैल्शियम, आयोडीन या कैडमियम? तो गेंगा रोग होता है वो आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन की कमी से गेंगा रोग होता है। यदि मैं बात करूं पारे की अधिकता से, जब शरीर में मरकरी या पारा बढ़ जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पारे की अधिकता से मिनी माता रोग होता है। पारे की अधिकता से मिनी माता रोग हो जाता है। और कैल्शियम, कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमी, कैल्शियम की यदि कमी से बात करूं, कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती है, जिसको सूखा रोग या रिकेट्स रोग कहा जाता है। तो कैल्शियम की कमी से सूखा रोग या रिकेट्स रोग हो जाता है, जिससे हड्डियां कमजोर हो जाती है। आयोडीन की कमी से गेंगा रोग हो जाता है। कैडमियम की अधिकता से, जब शरीर में कैडमियम की मात्रा बढ़ जाती है,
कैडमियम की अधिकता से एटाई एटाई रोग होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एटाई एटाई रोग किसकी अधिकता से होता है? तो शरीर में कैडमियम की मात्रा बढ़ने से एटाई एटाई रोग हो जाता है। पारे की अधिकता से मिनीमाता रोग, कैल्शियम की कमी से रिकेट्स या सूखा रोग, आयोडीन की कमी से गेंगा या गलगंट रोग हो जाता है। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिरके के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल? ये कंफ्यूजन क्वेश्चन है कि सिट्रिक होगा या एसिटिक होगा। तो याद रखना है सी से सी नहीं है, सिरके सी से सी नहीं है, सिरके में सिट्रिक नहीं है। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल जैसे सिरका है, सिरके के अंदर एसिटिक, सिरके से ही अचार बनाया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है सिरके या अचार में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक। सिट्रिक की बात करूं तो संतरा, नींबू, नारंगी। संतरा है, नींबू है, नारंगी है, इसके अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिट्रिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल की बात करूं तो दही के अंदर खट्टा दूध या दही में लैक्टिक, और मेथेनोइक की बात करूं तो सींटी या जो मधुमक्खी होता है, मधुमक्खी के डंक के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मेथेनोइक या फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, दोनों या इनमें से कोई नहीं? लोहे पर जंग लगना, भौतिक परिवर्तन में होता क्या है? एक होता है भौतिक परिवर्तन, बहुत छोटा सा, यही याद आप रख लोगे। एक होता है भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में जो वस्तु परिवर्तित होती है उसको पुनः परिवर्तित किया जा सकता है, यानी वस्तु को, उस पदार्थ को मूल अवस्था में पुनः प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन के अंदर एक वस्तु दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है तो पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये इतना याद रखोगे तो आपके उदाहरण से रिलेटिव कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। भौतिक में पुनः प्राप्त किया जा सकता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन के अंदर पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। अब लोहे पर जंग लगना, यह एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है जिसके कारण यह घटना घटती है, तो यह है रासायनिक परिवर्तन। यानी जंग लगने के बाद जो लोहा नष्ट हो जाता है उससे वापस लोहा नहीं बनाया जा सकता है। जैसे दूध से दही का बनना, अब दही से वापस दूध बनना संभव नहीं है, तो एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। और जैसे किसी भी वस्तु का जलना रासायनिक परिवर्तन है। और भौतिक परिवर्तन की बात करें, जैसे कागज का फाड़ना, यानी कागज फट गया तो वापस लगा सकते हैं, तो वापस उसी अवस्था में उसको, जैसे पानी का बर्फ बनना या बर्फ का पानी बनना, दोनों संभव है, तो वो भौतिक परिवर्तन है। जबकि पानी का वाष्प बनना यह भी भौतिक है, क्योंकि ऊपर ढक देंगे, ढक दे के वापस पानी को प्राप्त किया जा सकता है। जैसे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, ये रासायनिक है। पौधे ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके भोजन बना लेते हैं, ऑक्सीजन का उत्सर्जित कर लेते हैं, पुनः वापस वो प्रक्रिया संभव नहीं हो सकती। जैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, लोहे पर जंग लगना है, दूध का दही बनना है, ये सारे रासायनिक परिवर्तन है। किसी भी वस्तु का जलना है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है? पृथ्वी के केंद्र पर, यानी याद रखना है, यदि मैं बात करूं गुरुत्वीय त्वरण की, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, फिजिक्स की दृष्टि से एग्जाम में आने लायक है। गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण की दो स्थिति बनी, एक तो बनी भूमध्य रेखा जिसको पृथ्वी का केंद्र कहते हैं, और एक दो किनारे पृथ्वी के जिसको ध्रुव कहते हैं। तो गुरुत्वीय त्वरण का पृथ्वी भूमध्य रेखा के ऊपर मान न्यून से न्यून होता है, शून्य होता है, और ध्रुवों पर मान अधिक होता है। गुरुत्वीय त्वरण ऐसे क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी के भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर, भूमध्य रेखा से, यानी ये अपनी पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण में क्या परिवर्तन होगा? बढ़ेगा, घटेगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण बढ़ता है, और भूमध्य ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। और सबसे कम और न्यूनतम 0 मान होता है भूमध्य रेखा के ऊपर, और केंद्र, पृथ्वी का केंद्र, यानी भूमध्य रेखा के मध्य का जो मिडिल पॉइंट है उसी को पृथ्वी का केंद्र कहते हैं। तो पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होगा।
और ध्रुवों पर अधिक होगा। और जो गुरुत्वीय त्वरण होता है, गुरुत्वीय त्वरण का जो एग्जिट मान होता है वो होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है यदि पूछे तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। याद रखना है, भूमध्य रेखा पर सबसे कम शून्य होता है और ध्रुवों पर अधिक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये याद रखने लायक है, एग्जाम में इनसे रिलेटिव क्वेश्चन बनता है। अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? जिसको अपन कहते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, जिससे आदमी के दांत जुड़ जाते हैं, उस प्रकार की जो बीमारी होती है वो अल्जाइमर रोग कहलाता है। तो अल्जाइमर रोग है वो मानव के मस्तिष्क से संबंधित है। ये जितनी भी जो घुंटी आती है ना, मारवाड़ी में जिसको घुंटी बोलते हैं ना, ये घुंटियां आणी वगैरह वगैरह सारी की सारी मस्तिष्क से संबंधित है। तो ये अल्जाइमर रोग, ये आर्मी में पूछा हुआ है, मैंने ओरिजिनल पेपर से ये क्वेश्चन को उठाया है। अल्जाइमर रोग किससे संबंधित है? तो मस्तिष्क से संबंधित है। अगला अपना जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती? ये भी आर्मी के अंदर 2 से 4 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। आर्मी को इस क्वेश्चन से बड़ी मोहब्बत है। निम्न में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन? तो चूने के पानी को दूधिया करने वाली गैस है CO2। CO2 चूने के पानी को दूधिया कर देती है। हाइड्रोजन की मैं बात करूं तो सबसे हल्की गैस पूछे तो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन कोई आवारा तत्व कहते हैं क्योंकि यह एकमात्र तत्व है जो अधातु होते हुए भी आवर्त सारणी में धातुओं की तरफ पाया जाता है। अपनी समाज के साथ नहीं होने के कारण ये अलग जगह बैठता है, इसलिए इसको आवारा तत्व कहते हैं। सबसे हल्की गैस है। ऑक्सीजन की मैं बात करूं तो ऑक्सीजन तो प्राणवायु है, श्वसन में लेने में सहायक है, गैस को जलाने में सहायक है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए गैस को जलाने में सहायक कौन सी गैस है, तो ऑक्सीजन है। गैस को जलाने में, अग्नि को जलाने में, किसी भी वस्तु को जलाने में यदि पूछे कौन सी गैस सहायक है, तो जलाने में, आग जलाने में कौन सी गैस सहायक है, तो ऑक्सीजन है। कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी को दूधिया करने में तो सहायक है ही है। इसके अलावा ये पेय पदार्थ जितने भी शराब है या शरबत है, इनके अंदर, पेय पदार्थों के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज की जाती है। इसके अलावा आग बुझाने में यदि सहायक पूछे, आग बुझाने में सहायक गैस कौन सी है, तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन की बात करें तो खाद्य पदार्थों की पैकिंग में जो ये बाप का मालन, कुरकुरान, पपूजीन ये आते हैं ना पूरे के पूरे, तो खाद्य पदार्थों की ये पूरी ऐसे थैली फूली हुई होती है ना, उसके अंदर ये नाइट्रोजन गैस भरी हुई होती है। खाद्य पदार्थों की पैकिंग में सहायक है नाइट्रोजन। पेय पदार्थों में सहायक है कार्बन डाइऑक्साइड। आग बुझाने में सहायक है कार्बन डाई, जलाने में सहायक है ऑक्सीजन। इसके अलावा नाइट्रोजन आग को नियंत्रित करने में सहायक है। आग को नियंत्रित करने में यदि पूछे तो नाइट्रोजन है। श्वसन में ली जाने वाली ऑक्सीजन है, छोड़ी जाने वाली कार्बन डाई है। जितनी मात्रा में ली जाती है उतनी मात्रा में छोड़ी जाने वाली नाइट्रोजन है। बहुत फैक्ट बनते हैं, अपन धीरे धीरे एक एक क्लास के अंदर आगे अपन पढ़ते जाएंगे एक एक फैक्ट के बारे में। और आज की क्लास का अपना अंतिम क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की खोज किसने की? प्रिस्टले, कॉर्ल सिल्ले, विलियम हार्वे, ए वो बी दोनों। यानी ऑक्सीजन की जो खोज है वो सिल्ले और प्रिस्टले दोनों ने की। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी। बात करें विलियम हार्वे की, तो विलियम हार्वे ने रक्त परिचंचरण तंत्र की खोज की थी। रक्त परिचंचरण तंत्र की जो खोज करता है वो विलियम हार्वे है। रक्त परिचंचरण तंत्र के खोजकर्ता विलियम हार्वे है। और ऑक्सीजन की खोज सिल्ले और प्रिस्टले ने की। ये थी आज की अपनी क्वेश्चन, आज की क्लास। और अपनी क्लास के आज के ये 30 क्वेश्चन आपके सामने थे। मैंने बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन लाने का मैं हमेशा प्रयास करता हूं। एक एक ऑप्शन का मैं एनालिसिस करने का प्रयास करता हूं, जिससे आप सभी को कम समय में अधिक फायदा मिल सके। तो आप सभी को हर रोज इस क्लास को लेना है, अधिक से अधिक क्वेश्चन बताने के प्रयास करने हैं, कमेंट के अंदर क्वेश्चनों के आंसर लिखने के प्रयास करने हैं, अधिक से अधिक ग्रुपों में शेयर करना है। यदि आप शेयर करोगे, जितना मेरा हौसला बुलंद होगा उतना ही मैं उसके अंदर और बेहतरीन करने का प्रयास करूंगा। और एक जल्दी इस 30 क्वेश्चनों के साथ साथ
एक स्टैटिक सीरीज भी साथ में लाने का प्रयास करूंगा। हर रोज एक टॉपिक उठाया जाएगा, 30 क्वेश्चन, और 30 क्वेश्चनों के साथ एक कोई विशेष टॉपिक, कभी अपन क्रांतियां ले आएंगे, कभी अध्ययन ले आएंगे, कभी वैज्ञानिक नाम ले आएंगे, कभी मात्रक ले आएंगे, कभी खोज ले आएंगे, कभी यंत्र ले आएंगे। एक एक सीरीज लाके अपन आगे और इसमें ऐड करने का प्रयास करेंगे। इसलिए आप बेहतरीन वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। शानदार शानदार और लाजवाब आपको यदि क्लास पसंद आई है तो अपने दिल से एक कमेंट जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।